आज से 1 साल 2 महीने 25 दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया था, याद है ना, जिसके नफरती बीज जिन्ना ने बोए थे यहां, और उसी विनाशकारी बीज ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर क्या कहा था कि हम कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं, हमारे धर्म, रीति रिवाज, विचार, संस्कृति एक नहीं है। अब इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज मुनीर की इस विभाजनकारी और नफरत से भरी सोच को जोरदार तमाचा पड़ा है, और यह तमाचा मारा है उसी के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी, उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को लेकर एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूं, मुझे यहां अपने ही देश जैसा लगता है और हमारा डीएनए एक ही है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इसके बहुत बड़े माने हैं। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने अपने पहले ही दौरे पे भारत की संस्कृति और संस्कार में वो देख लिया जो इस पाकिस्तान को पिछले 78 सालों में ना तो दिखा है और ना ही समझ आया है। इसीलिए आज मैं आसिम मुनीर से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। चलिए, आप ही की बात सही कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग संस्कृति है, लेकिन फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? पीओके के 45 लाख मुसलमान पाकिस्तान से अलग होने की धमकी क्यों दे रहे हैं? अफगानिस्तान आपका पड़ोसी मुस्लिम देश है, उस पर पाकिस्तान बम क्यों बरसा रहा है? मुझे यकीन है कि मेरे एक भी सवाल का जवाब मुनीर के पास नहीं होगा। इसीलिए आज पाकिस्तान को मेरी सलाह है कि अफगानिस्तान के कृषि मंत्री से थोड़ा सीख लो। जिस तरह से उमारी को पता है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध महाभारत काल से है, उसी तरह मुनीर को भी यह मान लेना चाहिए कि कोई पुत्र भले ही पिता से अलग हो जाए, कोई बेटा भले ही बाप से अलग हो जाए, लेकिन उसकी रगों में बाप का ही खून दौड़ता है। वो अपने डीएनए को झुठला नहीं सकता झूठी मूठी फालतू की बातें करके। मुनीर को उमानी की इस बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए। देख रहे हैं, एक कह रहा है हम कभी एक नहीं हो सकते। भैया, जो एक हो सकते हैं, कलमा गो है, आप लोग सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। किताब भी एक है, परंपरा भी एक है, संस्कृति भी एक है, और कभी एक हो सकते हैं। वो देखिए, अफगानिस्तान के कृषि मंत्री उमारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा डीएनए एक ही है। दोनों देशों की संस्कृति एक मजबूत धागे से जुड़ी हुई है। आज का अफगानिस्तान कभी अखंड भारत का विभिन्न ये जो सारे बिंदु हैं उन सब का जुड़ा हुआ एक हिस्सा होता था, अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। आज का कंधार महाभारत काल में गांधार हुआ करता था। वहां के राजा सुबुल की बेटी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र से हुआ था। यानी अफगानिस्तान से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। आप देखिए कि भारत के कई राजाओं ने अफगानिस्तान की धरती पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, सम्राट कनिष्क, राजा कल्लार, राजा जयपाल, आनंदपाल के काल में अफगानिस्तान उनके साम्राज्य का हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान का बामियान प्रांत हमारी साझा बुद्ध विरासत का सबूत है। शास्त्रीय संगीत के अफगानी उस्ताद मोहम्मद हुसैन सरहंग ने भारत के पटियाला घराने में संगीत की शिक्षा और दीक्षा ली है। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती तक भारतीय एक्टर्स और फिल्मों को अफगानिस्तान में वैसा ही प्यार मिला है जैसा हिंदुस्तान में। आज भी काबुल में गुरुद्वारों और मंदिरों का होना अफगानिस्तान और भारत की सांस्कृतिक मेलजोल और भाईचारे का सबूत है। हालांकि वो जो तालिबानी राज है उसे लेकर अक्सर इस तरीके के सवाल उठते रहते हैं। बामियान में याद कीजिए, बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, उस तस्वीर को कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन आज की तारीख में जब अफगानिस्तान ये मानने को तैयार हो जाता है कि डीएनए तो एक ही है, तो बहुतों को मिर्ची लगेगी। अफगानिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है जिससे भारत और भारत की डेमोक्रेसी इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन जब अफगानिस्तान ये कहता है हमारा डीएनए एक ही है, तो वो तमाम, और ये कोई और नहीं है, तालिबानी नेता है।
जिसको पाकिस्तान ने कभी शरण दी थी। और ये तालिबानी नेता आज क्या कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान का डीएनए तो एक ही है। और वो डीएनए कैसे एक है, मैं पीछे लेकर गई, आपको बता दिया। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी है, उसके साथ पाकिस्तान के रिश्ते जानी दुश्मन वाले दौर में अब पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच अघोषित युद्ध अभी चल रहा है। आए दिन अफगानिस्तान के शहरों पर एयर स्ट्राइक करता पाकिस्तान। अब तक सैकड़ों बेगुनाह अफगानी अपनी जान गंवा चुके हैं। 2021 में अमेरिका सेना ने अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान ने काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। वो आपको पता है, वो प्लेन याद है, प्लेन के ऊपर बैठ गए थे सारे, उड़े थे, ये वो वाला टाइम है। उस वक्त पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं था। पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान तालिबान सरकार को बधाई देने काबुल गए थे। पाकिस्तान की रणनीति थी कि वो तालिबान सरकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन 2023 में पाकिस्तान की रणनीति तब फेल हो गई जब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के डुरुंड लाइन पर बाड़ लगाने से रोक दिया। दोनों देशों के रिश्ते तब और खराब हो गए जब आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कई हमलों से दहला दिया। और इसके बाद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बम बरसाना शुरू कर दिए। अफगानिस्तान इसी वजह से अभी नाराज और खार खाए बैठा है। और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच फॉर्मल डायलॉग लगभग खत्म हो चुका है। पाकिस्तान अब एक ऐसे जाल में फंस गया है जहां वो तालिबान को ना तो कंट्रोल कर पा रहा है, ना ही उससे पूरी तरह रिश्ते तोड़ पा रहा है, फंस गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने मुश्किल यह है कि उसने अपनी जिन मिसाइलों का नाम गजनवी, गौरी, बाबर, अब्दाली जैसे अफगानिस्तानी लुटेरों के नाम पर रखा था, उन मिसाइलों के नाम अब बदलने की सोच रहा है। पाकिस्तान ने अफगानी लुटेरों के नाम पर अपनी मिसाइलों का नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो इसी बहाने भारत के अतीत के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता था। तब शायद पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि जिस भारत को चिढ़ाने के लिए वो गौरी, गजनवी और अब्दाली का महिमा मंडन कर रहा है, एक दिन उसे उन्हीं नामों से हाय तौबा करनी पड़ेगी। ये अफगानिस्तानी डाकू पाकिस्तान के लिए इस्लामिक हीरो थे, लेकिन आज अफगानिस्तान से बिगड़ते रिश्तों की वजह से वही इस्लामिक हीरो पाकिस्तान को भी आक्रांता और डाकू नजर आने लगे हैं। अफगानिस्तान को भी अब समझ आ चुका है कि उसका असली हितैषी कौन है। वो कौन है जो आज भी अफगानिस्तान को गोली, बम, बारूद के विनाशकारी दलदल से निकालने की जहमत, छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं रहा है। भारत ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत अरबों डॉलर के निवेश से अफगानिस्तान में नवनिर्माण में योगदान दिया है। भैया तुम अच्छे पड़ोसी बने रहो, हमें तुमसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अगर घर में घुसकर किसी तरह का कोई गड़बड़ी करने की सोचेगा तो फिर हम बताएंगे घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। पाकिस्तान ने अपनी टेरर पावर पॉलिसी के तहत यह हिंदुस्तान में करने की कोशिश की और ऑपरेशन सिंदूर वाला तमाचा पड़ा उसे। और इधर पाकिस्तान अपनी टेरर पावर पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देकर उसी विनाश और अस्थिरता की तरफ धकेलने का काम करता है। भारत सृजन कर रहा है और पाकिस्तान विनाश। आप देखिए कि भारत ने काबुल में 178 मिलियन डॉलर की लागत से भव्य संसद भवन बनाया। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया ये। पाकिस्तान ने क्या किया? अफगानिस्तान के आतंकवादी गुटों को संरक्षण दिया, भविष्य उनका बिगाड़ा। भारत ने दोस्ती के नाम पर अफगानिस्तान में वो जो सलमा बांध है उसे बनाकर वहां पर बिजली, खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी की। पाकिस्तान ने क्या किया? उसी सलमा बांध पर बम बरसाए, अफगानिस्तान को अंधेरे और भूखमरी में धकेलने की कोशिश की। भारत ने अफगानिस्तान में 150 मिलियन डॉलर की लागत से 218 किलोमीटर लंबा जरंज देलाराम नेशनल हाईवे बनाकर विकास किया। पाकिस्तान उसी नेशनल हाईवे पर बम गिराता है, अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की कोशिश करता है। दोनों अगल बगल के मुल्क, हम भारत और वो विनाशकारी पाकिस्तान। देख लीजिए क्या कर रहा है अफगानिस्तान के साथ।
भारत ने काबुल में बच्चों के इलाज के लिए बड़ा हाईटेक अस्पताल बनाया। पाकिस्तान अपने देश में दशकों से रह रहे 17 लाख अफगान शरणार्थियों के धक्के देने का काम करता है, उनसे छत छीन लेता है। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को लाखों मीट्रिक टन गेहूं दिया, दवाएं दी, वैक्सीन की मदद की कोरोना में। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आर्थिक नाकेबंदी की। अफगानिस्तान के किसानों के फल और सब्जियां उसकी वजह से सड़ गई, और अक्सर ये करता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता तो दी ही नहीं है ना? हमने तो माना ही नहीं है कि तालिबान कोई सरकार है, फिर क्यों मैडम अफगानिस्तान कर रही हैं? अरे इसके माने समझिए प्रभु। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक चीज होती है, रियल पॉलिटिक, यथार्थवादी राजनीति। क्या होती है? यथार्थवादी राजनीति, रियल पॉलिटिक। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूं, सुनिएगा। रियल पॉलिटिक की दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता है। ना तो हमारा कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। परमानेंट अगर कोई चीज होती है तो क्या होती है? हमारे हित, हमारा फायदा। बस एक ही मकसद स्थायी होता है, और वो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्र सर्वोपरि। आज भारत भी देश प्रथम की नीति पर चल रहा है। रियल पॉलिटिक्स में वो दृष्टिकोण होता है जहां किसी देश की विदेश नीति सिद्धांतों पर तो चलती है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, जमीनी हकीकत भी। अफगानिस्तान के कृषि मंत्री के इस डीएनए वाले बयान को आप 3 सरल पॉइंट के जरिए समझिए। बहुत साफ बात कर रही हूं मैं, नोट कर लीजिए। पहली बात, सैद्धांतिक रूप से भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, और वो तालिबान की उन विचारधाराओं का कभी समर्थन नहीं कर सकता जिसमें कट्टरता, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों पर पाबंदी हो। क्लियर? तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता ना देने की बात को आप इसी से जोड़कर देख लीजिए। हम लोकतांत्रिक मुल्क हैं, हम लोकतंत्र के समर्थन में हैं, उस सोच के समर्थन में नहीं। दूसरी बात, अफगानिस्तान में भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है, और भारत वहां से पूरी तरह हाथ खींच लेता है तो हो सकता है चीन और पाकिस्तान क्या करे? अपना प्रभाव वहां पर बढ़ा दे, जो किसी भी सूरत में राष्ट्र हित में नहीं होगा। और तीसरी बात, अफगानिस्तान को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तकनीक चाहिए, अनाज चाहिए। वो डुरुंड लाइन यानी जो पाकिस्तान से लगती अपनी सीमा पर भी कोई समझौता नहीं करना चाहता। जाहिर है आर्थिक मजबूती और संप्रभुता की रक्षा, दोनों मोर्चों पर वो भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है, और ऐसे में कोई कारण नहीं है कि भारत मदद से पीछे हटे। और मैं जिस रियल पॉलिटिक्स की बात कर रही हूं, उसमें भारत और अफगानिस्तान का डीएनए मैच करना ही समय की मांग है।